हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू एरा केश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का। उसे हम पढ़ रहे थे, उस पर हमने देखा लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन के बारे में देखा और इमेजेस के बारे में देखा कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, लाइट के नेचर के बारे में देखा। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो जिनने इसके पहले का लेक्चर नहीं फॉलो किया है तो जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर बार की तरह आज फिर से मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और लेक्चर को एंड तक फॉलो करिए, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकें। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था इमेजेस के बारे में। अब चलते हैं बच्चों प्लेन मिरर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन तो होता है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, पर वो उसके लिए कोई ना कोई एक चीज़ चाहिए, एक दूसरा मीडियम जिससे बॉडी टकरा के आए। तो हम उसको बेसिकली ऐसी चीज़ें लेते हैं जो पॉलिश्ड हो, शाइनी हो, जिससे लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों प्लेन मिरर के बारे में। बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या ये रियल इमेज बनाएगा, क्या ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर कुछ नहीं है। अगर आप एक ग्लास लो, एक कोई भी ग्लास लो और उसको पीछे से सिल्वर कर दो, पीछे से सिल्वर कर दो, बहुत स्मूथ सिल्वर करोगे तो वो क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी और वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? मिरर की तरह। किसकी तरह? मिरर की तरह। प्लेन ग्लास और उस पे हमने क्या कर दिया, पीछे पॉलिश किसका? सिल्वर सरफेस का, और उसके बाहर एक और कोटिंग हम कर देते हैं जिससे वो सिल्वर सरफेस छूटे नहीं। यही क्या मिल के बनाता है? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि जो भी लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो क्या कर जाती है बच्चों? बाउंस बैक कर जाती है। क्या कर जाती है बच्चों? बाउंस बैक कर जाती है। तो आज प्लेन मिरर को बहुत अच्छे से जानेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो सिर्फ आप ये चीज़ ध्यान रखना कि प्लेन मिरर एक नकलची बंदर की तरह काम करता है। जैसे एक नकलची बंदर जैसे आप जो भी काम करते हो उसको रिपीट करता है, सेम उसी तरह से प्लेन मिरर भी उसी तरह का बिहेव करता है। अब देखते हैं बच्चों प्लेन मिरर कैसे नकलची बंदर की तरह एक्ट करता है। अगर मैं बात करूं तो अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जिस साइज के आप होते हो उसी साइज की आपकी इमेज होती है। जितना दूर आप मिरर से खड़े होते हो उतना ही दूर आपकी इमेज भी होती है। जैसे आप पॉस्चर करते हो उसी तरह की आपकी इमेज भी पॉस्चर करती है। तो ऐसा नहीं होता कि प्लेन मिरर में आप बड़े हो पर आपकी इमेज छोटी आए। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज इक्वल होती है एज दैट ऑफ इमेज, है ना। कैसे? मान लो ये एक प्लेन मिरर रखा है और यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी? इमेज की भी डिस्टेंस होगी। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी बच्चों, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही क्या होगी? इमेज की हाइट होगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस होगी ये वही इमेज के लिए डिस्टेंस भी होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपको क्या देखने को मिला कि प्लेन मिरर एक नकलची बंदर की तरह बिहेव करता है। और बहुत ज़रूरी बात कि प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है? वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? जब रे एक्चुअली मीट ना करें, बट दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। जैसे अगर बात करें बच्चों तो यहां से अगर देखोगे ये एक रे आई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? प्लेन मिरर है। इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचोगे, ये हो गया इसका नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा बच्चों अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने देखा था कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो रे यहाँ जा रही थी फिर यहाँ चली गई, तो हम क्या बोल सकते हैं? रे को ऐसा लगेगा ना जैसे ये रे कहाँ से आ रही हो, ये इधर पीछे से आ रही हो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ से जो रे आई सीधी और ये क्या है? 90 डिग्री को प्लेन मिरर को रिफ्लेक्ट वो कर रही है, टच कर रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो इधर ही होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। तो इमेज जो रे है इधर ही से लौट जाएगी। अब ये रे भी ऐसा लगेगा जैसे इधर से देखोगे तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये यहां से कहीं से ओरिजिनेट हो। क्या है? ये एक्चुअल रे मीट नहीं कर रही हैं,
एक्चुअल रे तो एक तो इधर चली गई, देखो इधर चली गई, और दूसरी रे किधर चली गई, इधर चली गई। ये दोनों मीट नहीं कर रही हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये पीछे से मीट करके आई हूँ। तो ऐसी इमेज जब ऐसे रे अपीयर करें, अपीयर्स टू मीट करें, वहाँ पे कौन सी इमेज बनती है बच्चों? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या हुई? इरेक्ट होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर के लिए है तो इमेज भी क्या होगा? ऊपर के लिए होगा। दोनों क्या होंगे? सेम साइड में होंगे। तो हमेशा याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान रखोगे। पहला क्या है? इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट की बराबर, जैसे हमने देख लिया यहाँ पे। दूसरा क्या हो गया? एट द सेम डिस्टेंस। हमने क्या देखा? जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी होगी मिरर से। अब देखते हैं बच्चों तीसरा, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी? लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब नहीं समझ में आ रहा सर? बहुत ध्यान से देखना। ये आपने एक मिरर रखा, ओके सर, हमने मिरर को रख दिया, ये हो गया बी। अब बी का तुम इमेज बनाओगे तो सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी कि बी जो पहले है वो पहले आएगा। ये देखो हमने रखा कैसे इसको? ऐसा रखा, हमने रखा इसको ऐसा, पर इमेज कैसी आ रही? उसकी उल्टी। अब देखो एक और एग्जांपल बता देता हूँ लिटरली इन्वर्जन का। लिटरल इन्वर्जन का अगर एक का एग्जांपल बताऊं तो जैसे ये L रखा है, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या आएगा? अगर तुम देखोगे सबसे पहला रिफ्लेक्शन किसका आएगा? इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका। तो कैसा आया? आना कैसा चाहिए था? इमेज ऐसा आना चाहिए था, पर इमेज कैसी आती है? लेटरली इन्वर्टेड, उल्टी हो जाती है। लेफ्ट को राइट दिखाएगा, जैसे जो राइट हैंड होगा उसको लेफ्ट दिखाएगा और लेफ्ट को राइट दिखाएगा। ये क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन ये क्या होता है? प्लेन मिरर की एक खूबी होती है, या बोल दो ड्रॉबैक होता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? लेटरली इन्वर्टेड हो गई, वर्चुअल और इरेक्ट। अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर होती है ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है। कैसे? देखो यहाँ पे रे आई, यहाँ पे इस पॉइंट से रे आई और ये बाउंस बैक हो गई इधर के लिए। ये रे 90 डिग्री पे आई, जो 90 डिग्री पे आती है वो उधर ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो इधर ही पास हो जाएगी। तो ये दोनों रे तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो अपन पीछे प्रोड्यूस करके बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? प्रोड्यूस करके बनाई गई है, ये अपीयर्स टू मीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? वर्चुअल इमेज है, इमेज है ना। और वर्चुअल इमेज कैसी होती? इरेक्ट। इरेक्ट यानी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट का मुंह उधर है, ऊपर है, तो इमेज का भी मुंह ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो हमने ये कैसे बोला कि ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी, है ना, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस अगर देखोगे तो यहाँ से रे आई, ठीक है। अगर हम इस पर बहुत ध्यान से देखें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा। समझ में आया क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा क्या हो सकता है? बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो एक चीज बताओ, ये एंगल 1 और एंगल आई इक्वल होंगे? बहुत ध्यान से देखोगे, अरे अल्टरनेट एंगल, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसी तरह से देखोगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 2। सर कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब आई और आर आपस में इक्वल है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों 90 हैं, पहले से इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तीनों में क्या होगा? कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी। अब जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं तो वहाँ पे क्या होती हैं? सारी साइड्स क्या होती हैं? एकदम इक्वल होती हैं। सारी साइड्स क्या होती हैं? इसके रिस्पेक्ट में ये इसके इक्वल होगा, इसके रिस्पेक्ट पे ये इक्वल होगा, और ये तो कॉमन साइड हो गए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी, जिससे हमको ये पता चलेगा कि AD और
डैश डी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही इमेज की डिस्टेंस होती है, जो ऑब्जेक्ट की साइज़ होती है वही इमेज की साइज़ होती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अब क्या होता है फोकल लेंथ। सबसे पहले बात करें अगर फोकस, फोकस क्या होता है? फोकस मतलब एक जगह केंद्र करना। फोकस मतलब बोलते हैं ना एक पॉइंट पे मेडिटेट करो तो फोकस करो। तो फोकस क्या होता है? जब कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे आके मिले। कैसे? एक पॉइंट पे, जैसे ये दो रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ एक पॉइंट पे मिल गई, तो ये क्या है? फोकस। तो ऐसे ही अगर प्लेन मिरर की बात करें, जैसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं या रिफ्लेक्टिंग मिरर जिसको हम काट के बनाते हैं, स्फेयर से काट के बनाते हैं, उसके लिए फोकस क्या होता है? उसके लिए फोकस होता है रेडियस, जो जिस स्फेयर से वो कट किया गया उसके आधा। किसके बराबर? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 ऑफ जिस स्फेयर से कट किया है। अब बहुत ध्यान से देखो प्लेन मिरर के लिए अगर देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को आप क्या मान सकते हो? एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल। क्या मान सकते हो? एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी अगर मान लो इसका ये एक मान लो सर्कल है, ये एक सर्कल से कटा हुआ है जिसका रेडियस क्या है? इनफाइनाइट है। जिसका रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। तो यहाँ से देखोगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? इनफाइनाइट। तो हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर क्या है? इनफाइनाइट होती है। समझ में आया? तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे इनफाइनाइट। फिर क्या है? पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0। अब अगर बहुत ध्यान से थोड़ा सा मैं बताऊं पावर क्या होता है, जैसे ये एक चश्मा है, इसका भी कोई ना कोई पावर होगा। इसी तरह इस प्लेन मिरर के अगर की पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? इनफाइनाइट। समझ में आया? फोकल लेंथ क्या था बच्चों कि मिरर से कितनी दूर पे वो क्या कर रहा है? उस लाइट को फोकस कर पा रहा है। मिरर से कितनी दूर पर उस लाइट को वो फोकस कर पा रहा है। फोकल लेंथ के बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे जब स्फेरिकल मिरर आएगा। अभी सिर्फ अपन इतना जान लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों? 0। तो हमेशा याद रखना कि जो प्लेन मिरर होता है इसका पावर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर क्या है? अब एक और पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? द प्लेन मिरर forms a complete image of an object. We will see only that part from which the reflection reach our eyes. मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा सा मिरर है, तो क्या है? आपके साइज का मिरर है, तो क्या वो आपकी कंप्लीट इमेज बनाएगा? हाँ सर, बहुत अच्छे से बनाएगा। पर अगर आपको बात करूं एक छोटा सा मिरर जो अपन कई बार घर में रखते हैं, क्या उस पर सिर्फ हमको फेस बस दिखता है? सिर्फ फेस दिखता है, अपन को पूरी बॉडी नहीं दिखती। क्या वो मिरर पूरी बॉडी की इमेज बनाता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं। पर चाहे मिरर इतना छोटा हो, चाहे मिरर इतना बड़ा हो, हर कंडीशन में वो क्या बनाएगा? आपकी बॉडी की कंप्लीट इमेज बनाएगा। पर बहुत ध्यान से देखना, जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे आएंगी, हो सकता है सारे बॉडी की रिफ्लेक्टेड रेज आपके आँख तक ना पहुँचें। इस छोटे इमेज से, इस छोटे मिरर से सिर्फ आपके फेस की जो रिफ्लेक्टेड इमेज है, रेज हैं, वो सिर्फ आपके आईज तक पहुंच रही हैं, बाकी कहीं और चली जा रही हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आपके आई पे आ रही हैं वही क्या बनाती हैं? इमेज बना रही हैं। तो सिर्फ फेस की आई तो इसलिए फेस बना। कितना भी छोटा मिरर हो, हमेशा वो क्या बनाएगा? कंप्लीट इमेज बनाया जाएगा। इसीलिए पुराने लोग बोलते हैं कि आईना सब कुछ दिखा सकता है पर आप देख नहीं सकते हो। आपकी उतनी हिम्मत नहीं कि आप पूरी चीज़ें देख सको। ठीक
ठीक है। आप फिर ऐसे करके कई बार उसी को देखते हो ऐसे नीचे करके, तो आपको सारी बॉडी की इमेज दिखती है, पर वो कितना छोटा आईना होता है। तो इसलिए आप ये याद रखना कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमेशा कंप्लीट इमेज बनाता है, पर जितने रिफ्लेक्शन जितनी रिफ्लेक्टेड रे जिस पोर्शन की हमारे आंखों तक पहुंचेगी, उतना ही हमको इमेज देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा थर्ड पॉइंट भी। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है। तो हमने अभी तक सिर्फ ये चीज़ पढ़ा कि प्लेन मिरर एक नकलची बंदर है, वो क्या करता है, सेम एज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट के बराबर ही डिस्टेंस पे भी रहता है। और फिर हमने देखा कि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, पावर क्या होता है, 0 होता है। फिर हमने देखा कि कितना भी छोटा मिरर क्यों ना हो, कंप्लीट इमेज बनाएगा, पर वो पूरी रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंख तक नहीं पहुंचती, इसलिए जितनी आती हैं उतने का वो इमेज बना के हमको दे देता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, अगर बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये हो गया एक प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस या मिरर, जो भी आप बोलो। अब यहाँ पे क्या किया आपने, इस पॉइंट पे एक रे को क्या किया, इंसिडेंट करवाया। मान लो ये रे हो गई जो इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इसी के बराबर क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा याद रखना I इज इक्वल टू एंगल R। हो सकता है थोड़ा इधर उधर बन गया हो तो उसको कंसीडर करिएगा। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब एक चीज़ बताओ, अगर I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू 10 डिग्री है तो R भी 10 डिग्री होगा। I इज इक्वल टू 0 डिग्री है, अगर I इज इक्वल टू 0 है तो R भी क्या होगा, 0। अब देखो ये कैसे, अगर I 0 है मतलब इधर से I नॉर्मल के अलोंग, ये क्या है अपना कॉमन नॉर्मल है। अब अगर रे किसके अलोंग आई, नॉर्मल के अलोंग आई, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके भी क्या होगा, उसी रास्ते से जाएगी। क्योंकि अगर I 0 है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होना ज़रूरी है। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी मिरर के परपेंडिकुलर अगर रे आ रही है तो उसी पाथ को क्या कर जाती है, रिट्रेस कर जाती है, बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब एंगल ऑफ डेविएशन, अगर हम बात करें, ये रे आ रही थी, इसको कोई भी ऑब्स्टिकल ना मिले तो ये क्या करेगी, सीधी क्या है, इस पॉइंट पे सीधी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। पर अगर यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, मिरर लगा दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और ये क्या कर जाएगी बच्चों, बाउंस बैक कर जाएगी। और बाउंस बैक कैसे करेगी, ऐसे हो गई। तो जहाँ रे को किधर जाना था, इधर जाना था, पर अब रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने पाथ से। ये डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर बहुत ध्यान से देखोगे, रे पहले आई थी, ये नॉर्मल से एंगल I बना रही है, ठीक है। तो R एंगल R और I इज इक्वल टू R हो गया। अब बहुत ध्यान से देखोगे, ये हो गया I और R हो गया। तो अगर ये देखोगे डेविएशन कितना हुआ इस रे का, तो आप क्या मान सकते हो कि ये क्या है, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। तो डेविएशन क्या बोल सकते हो कि 180 डिग्री। ये क्या हो गया, 180, ये टोटल क्या होगा, 180 माइनस एंगल, ये क्या होगा, इतना एंगल क्या है, इतना एंगल चेंज हो गया। तो डेविएशन क्या है, पहले इधर जाना था पर जा कहाँ रही, इधर। तो इसको क्या करोगे, ये क्या होगा, 180 माइनस I प्लस एंगल I प्लस एंगल R, एंगल I प्लस एंगल R। तो इधर से देखोगे I और R बराबर है, तो क्या बोल सकते हो, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल I। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल I, या इसको थीटा मान लो।
थीटा मान लो, तो ये भी थीटा होगा, तो ट्वाइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ क्या बोल सकते हो 180 माइनस 2 थीटा, इस तरीके से देख सकते हो। अब मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन क्या क्या हो सकता है, जिधर से रे आए उधर ही लौट जाए, जिधर से रे आए उधर ही लौट जाए, तो ये क्या होगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। और मैक्सिमम डेविएशन कब पॉसिबल है बच्चों, कि जिस पाथ से आए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दोगे, ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन को शो कर रहा है। अब मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए, तो ये क्या होगा, डेविएशन क्या होगा मैक्सिमम। और डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, जो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब अलोंग द नॉर्मल अगर रे ऑफ लाइट आएगी, अगर ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे अगर अलोंग द नॉर्मल आएगी तो रिफ्लेक्ट भी इसी साइड करेगी। तो इस तरीके से इस कंडीशन में रे को जाना इधर था, पर रे गई कहाँ, इधर, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन कब होगा, मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब ये क्या हो जाए, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, ऑलमोस्ट 0 हो जाए, क्या हो जाए, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, एंगल माइनस में तो जा नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाए। अब 0 कब होगी, जब 0 होगी कब, जब 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा 180 इज इक्वल टू 2 थीटा, 180 इज इक्वल टू 2 थीटा, तो यहाँ से देखोगे और ये क्या होगा 180 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से करोगे ये क्या होगा 90 डिग्री है। क्या आएगा बच्चों 90 डिग्री। मतलब अगर ये प्लेन है तो यहाँ से नॉर्मल से कितना एंगल होना चाहिए 90, नॉर्मल से 90 क्या होगा, अगर लाइट जो हमारी लाइट है ये प्लेन के कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, इस कंडीशन में इसको कोई भी डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सीधे सीधे निकल जाएगी, वो तो टच ही नहीं करेगी अपने मिरर को। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और डेविएशन का मतलब समझ पाएंगे कि जो इनिशियल डायरेक्शन थी उससे रे कितनी डिफ्लेक्ट हो गई, यही क्या हो गई एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप सो समझ में आया होगा। 180 माइनस 2 थीटा कैसे आया ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों अब आगे, ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं आगे कि और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 5th पॉइंट की तरफ, प्लेन मिरर बच्चों को सिर्फ इतना लगता होगा कि इमेज क्या है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, फिर क्या है इमेज डिस्टेंस इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इतना बस जानते हैं बच्चों, और बाकी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस नहीं करना चाहते। पर अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। ठीक है, चलते हैं बच्चों 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है अपन से, इफ़ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, अगर हम क्या कर दें, एक इंसिडेंट रे जो आ रही है, जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, उसको हम फिक्स कर दें, उसको फिक्स कर दें और क्या करें, मिरर को हम रोटेट करें, मिरर को रोटेट करें। उस कंडीशन में क्या है, इफ़ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, क्या है, इफ़ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया, ठीक है, और मिरर जो पहले फिक्स था उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया एन एंगल थीटा अबाउट इट्स एक्सिस इन द प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 2 थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर रे को फिक्स किया और अगर आपने प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया, तो इमेज जो आपकी ये जो रे है ये कितने से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 2 थीटा से। कितने से रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, 2 थीटा से। बहुत ध्यान से देखो, अगर प्लेन मिरर पहले ऐसा रखा था तो इस कंडीशन में अगर ये परपेंडिकुलर आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0, तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। अब दोबारा आपने क्या किया, प्लेन मिरर को आपने क्या कर दिया, थीटा से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब प्लेन मिरर अगर थीटा से रोटेट हो जाएगा तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब रे नॉर्मल के अलोंग नहीं आई है, नॉर्मल तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल क्या होगा, ये हो जाएगा, और रे क्या है, थीटा एंगल इससे बना रही है। तो रे अगर थीटा एंगल बना रही है तो
रिफ्लेक्शन के बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आ गया, थीटा आ गया। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले 0 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। यहाँ पे थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 थीटा। तो रे पहले एक भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मतलब रे पहले एक भी रोटेट नहीं हुई थी, अब कितने से रोटेट हो गई बच्चों, 2 थीटा से रोटेट हो गई। किससे से रोटेट हो गई, 2 थीटा से रोटेट हो गई। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। अब इसके सामने आप खुद खड़े हो गए, सर मैं ऐसा नहीं दिखता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, या मैं ऐसी नहीं दिखती, ठीक है। तो आपकी इमेज भी देखोगे कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी कि ऐसी हो जाएगी, बताओ ऐसी हो जाती है क्या, ऐसी तो नहीं होती। वो कैसी दिखती है, जैसे आप दिख रहे हो सेम उसी तरह की इमेज भी दिखती है। तो ये देखो, अगर यहाँ से इन दोनों में, अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे इमेज को, इन दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया ये इमेज है, दोनों को जोड़ोगे तो ये लाइन हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ये मिरर क्या हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। हाँ, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। मिरर से हमेशा क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये बोले यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये तो सही है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पर यहाँ पे ये क्या कर दिया, ये कुछ भी बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी, मतलब ये क्या है, गलत है। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। चलते हैं बच्चों आगे और देखते हैं कुछ और पॉइंट रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड होगा, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड at an angle theta with each other, then the ray suffer maximum deviation of 360 minus 2 theta। पहले हम क्या बोल रहे थे कि एक रे आ रही थी और एक मिरर से जब उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे थे तो इंसिडेंट रे से डेल्टा डेविएशन कितना था, 180 माइनस 2 थीटा था। क्या था, 180 माइनस 2 थीटा था। अब क्या हुआ कि अब हमने दो प्लेन मिरर को एक एट एन एंगल थीटा रखा, क्या रखा, एट एन एंगल थीटा रखा। तो इस कंडीशन में डेविएशन क्या होगा। तो आइए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, अगर ये क्लियर होगा आपको, ये पहला मिरर हो गया या दूसरा मिरर, मान लो ये क्या हो गया, पहला मिरर हो गया अपना, और ये क्या हो गया बच्चों, दूसरा मिरर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो ये रे कैसी आई, ऐसी, ओके। अब यहाँ पे ये क्या है, ऐसा है, मिरर इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऐसा आएगा। अब मान लो कि ये रे कितना एंगल बना रही है, मिरर के नॉर्मल से अल्फा एंगल बना रही है। कितना बना रही है बच्चों, अल्फा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी बच्चों, अल्फा। अब मिरर दोनों एक दूसरे से कैसे इंक्लाइंड है, कैसे इंक्लाइंड है बच्चों, थीटा डिग्री पे। कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। तो अब देखो ये अल्फा बनाई तो अल्फा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे क्या कर गई, टच कर गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे, पहले यहाँ पे लगाओगे फिर यहाँ पे लगाओगे। तो अगर ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा। अगर मान लो ये एंगल बीटा बना रहा है तो ये इंसिडेंट रे अगर बीटा बना रही तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या बनाएगी, बीटा बनाएगी। तो अगर ध्यान दोगे तो पहले रे कैसी आ रही थी, ऐसी आ रही थी, पर रिफ्लेक्शन के बाद दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रे कैसी जा रही, इस डायरेक्शन में। तो रे कितना डेविएट हो गई इनिशियल पाथ से, जाना ऐसे था, जा ऐसी रही है, कितना डेविएशन हुआ उसको कैसे निकालेंगे। देखो पिछली बार एक मिरर था तो डेविएशन इज इक्वल टू क्या था,
डेविएशन की अगर बात करें तो डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के कारण डेविएशन है, तो सबसे पहले इसके कारण डेविएशन ऐड होगा, फिर इसके कारण भी, दोनों के जब डेविएशन को ऐड कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियल से रे कितना डेविएट हो गए। तो डेविएशन, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। अब डेल्टा 1 की वैल्यू अगर बात करें तो अगर ये अल्फा एंगल में स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरे के लिए डेविएशन मान लो ये इस पे कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है बच्चों, बीटा एंगल पे, तो यहाँ पे इस पाथ से ये कितना डेविएट हो जाएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब सर ये बताओ कि टोटल डेविएशन के लिए आपने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो, रे कैसी आ रही थी, ऐसी, पर वो जा कैसी रही है, ऐसा। तो पहला तो ये डेविएशन आएगा जो काउंट करना पड़ेगा। अब ये रे यहाँ से ऐसी जा नहीं थी, तो सिर्फ अगर ये सीधी सीधी चली जाती तो सिर्फ ये वाला डेविएशन काउंट होता, अगर ये सीधी सीधी चली जाती तो सिर्फ ये वाला डेविएशन काउंट होता। पर अब ये रे कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो ये वाला भी डेविएशन आपको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, दिस डेविएशन प्लस दिस डेविएशन। तो यहां से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 180। अब सर यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर देखोगे तो 180 की ये क्या होगा 180 क्या होगा 360 हो जाएगा। कितना होगा 360 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया टोटल डेविएशन। अब सर ये मुझे नहीं पता कि ये अल्फा बीटा, तो हमको पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू दी है कि किस एंगल ऑफ थीटा पे वो क्या किए हुए हैं, इंक्लाइन रखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या आप पहले ट्राई करो कि क्या थीटा और अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन आपको मिल सकता है। सर कैसे पता करें, ये देखो ये क्या है, इसका नॉर्मल है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा। और अगर इसी तरह से ये भी, ये क्या है, इस मिरर के परपेंडिकुलर है तो ये टोटल एंगल 90 होगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से इन सबका सम करोगे तो ये क्या आएगा 180 डिग्री के बराबर, मतलब थीटा, मतलब क्या होगा थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। अब सारों को ऐड करो और सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, थीटा आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा टोटल इज इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखा, अब ऐसे 4 मिरर दे दे, 5 मिरर दे दे, भाई सबका क्या करना है, सबका डेविएशन निकाल के ऐड कर देना है, सबके कारण जो डेविएशन आए होगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं, देखते हैं लास्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है। 8th पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि आप कितना भी रिफ्लेक्शन, पहले ये वाला पॉइंट तो हमेशा याद रखना, इसके ऊपर मैं अभी एक क्वेश्चन भी लूँगा। पर ये अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कहीं से भी जब लाइट क्या करती, स्ट्राइक करती है, तो ना उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे एक वेव लाइट कैसा नेचर भी शो करती है, वेव के फॉर्म में भी शो करती है। तो अगर वेव है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी और उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी कि नंबर ऑफ कितने साइकिल 1 सेकेंड में चल रहा है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन हम बात करें तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, ना उसकी स्पीड चेंज होगी, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ना ही उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। तो सर चेंज क्या होगा, इंटेंसिटी। क्या होगा, इंटेंसिटी। अगर तुम देखोगे तो जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड इमेज देखना चाहोगे वो उतनी ही क्या होती जाती है, डिम होती जाती है। मेन इमेज
अगर बात करें पहली इमेज पहली बार रिफ्लेक्शन करके कोई इमेज बनी, फिर दूसरी बार रिफ्लेक्शन करके कोई इमेज बनी, फिर तीसरी बार रिफ्लेक्शन करके कोई इमेज बनी, तो हर एक रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनने वाली है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस कम हो जाती है। पहले बहुत अच्छी दिख रही थी, अब ऐसा लगता है कि थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ये हमेशा ये भी पॉइंट याद रखना कि रिफ्लेक्शन में ना उसकी स्पीड चेंज होगी लाइट की, ना वेवलेंथ चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। चेंज क्या होगा, चेंज होगा एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब जैसे वेव ऐसे ऐसे है, अब कोई भी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ऐसा है, अब इसका सेम चीज़ क्या हो जाए, कम हो जाए, पर वेवलेंथ भी सेम हो, सारी चीज़ें सेम हो, पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और चाहो तो मैं आपको ऐसे भी करा सकता हूँ। अब दो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो प्लेन मिरर कैसे रखे हुए हैं बच्चों, 90 डिग्री पे। कैसे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। अब मान लो कि रे ऐसे आ रही, इंसिडेंट कर रही है किसी पे, किसी भी एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कर रही है और किसी भी एंगल पे, मान लो ये कहीं पे वो कर रही है। तो आपको बताना है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे हैं ये हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। आप कैसे कर सकते हो, बहुत ध्यान से अगर देखो, ये एंगल 90 है, अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये भी बच्चों क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर ये मान लो फाई होगा, ये भी एक फाई होगा, एंगल है, फाई भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये क्या होगा, 90 माइनस फाई होगा। अब क्या है, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, या कि सीधे 360 डिग्री माइनस 2 थीटा कर दो, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखोगे थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ पे थीटा किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर। थीटा क्या है यहाँ पे, 90। तो आप डायरेक्ट निकाल दो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 2 इंटू 90 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, या कि फिर क्या कर सकते हो, सबसे पहले पहली वाली इमेज के लिए डेविएशन निकालो ऐसे, फिर दूसरे वाली इमेज के लिए डेविएशन निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, तब भी कितना आएगा, डेविएशन 180 आएगा, और दोनों को सॉल्व करने पे सेम रिजल्ट आएंगे। तो आपका काम वो वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से करोगे, इंसिडेंट रे हो गई तो यहाँ से निकालोगे तो 180 माइनस 2 थीटा कर लोगे। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, 180 माइनस 2 फाई हो जाएगा। अब थीटा और फाई, अब जब इन दोनों डेविएशंस को ऐड करोगे, डेल्टा 1 हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा 2 हो गया, दोनों का ऐड करोगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अब थीटा और फाई को तुम यहाँ से निकालोगे तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगल है, उसके एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है, यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू क्या आएगी, 90 आएगी, और सॉल्व कर दोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, जैसा हमने पिछली बार किया। ये 90 के बराबर हो गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, 90 डिग्री के बराबर। तो 360 माइनस 2 इंटू 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तब भी कमेंट करें, मैं उन डाउट को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।